हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ लाइट पासिंग थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे प्लेन ग्लास से रे जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, पैरेलली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, लेटरली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रे में। ओके, फॉर दिस आप एक ग्लास स्लैब ले लीजिए। ओके, हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया है और हम यहाँ मोनोक्रोमैटिक लाइट रे पास करा रहे हैं। एक हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट रे ले लिया और लाइट को इंसिडेंट कराया इस पर। ठीक है, जब इंसिडेंट कराया हमने यहाँ पे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर्म कर रहा है ना। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है लाइट, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉर्म करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। जब ये दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, हम दूसरे सरफेस पे आ गए, इसके लाइट आगे बढ़ रही है, दूसरे सरफेस पे आए, तो दूसरे सरफेस पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है, अगेन इट इज़ फॉर्मिंग द एंगल आर, है ना। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जब जा रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, है ना, दूसरे दूर चली जाएगी। नॉर्मल हमने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो हम देख रहे हैं क्या है, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर चली जा रही है। ठीक है, दूर जा रही है, तो नाउ इट इज़ मेकिंग एंगल ऑफ इमर्जेंट, ई है, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। ओके, तो ई से हम दिखाते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट जो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट के बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, चलिए हमने क्या किया, इस इंसिडेंट रे को आगे प्रोसीड कर दिया, इसे हमने आगे बढ़ाया, इमर्जेंट रे को भी आगे बढ़ाया। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये पैरेलली शिफ्ट हो गई है, इमर्जेंट रे के फॉर्म में ये पैरेलली शिफ्ट हो गई। दोनों ही लाइट जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी स्लैब के होने के कारण होता क्या है कि बस जब लाइट जब चेंज कर रही है अपने मीडियम को, हमने अगर स्लैब रख दिया तो लाइट को हमें हमारे ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन हमने जब स्लैब रख दिया तो क्या हो गया, लाइट ने अपने पाथ को चेंज कर दिया और वो पैरेलली शिफ्ट हो गई, है ना। ग्लास ने क्या किया, पैरेलली वो शिफ्ट हो गई। तो इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। तो प्लेन ग्लास स्लैब का बस इतना ही काम कर होता है कि वो रे को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर देता है। इसी फिनोमेना को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, प्लेन ग्लास डायरेक्शन नहीं चेंज करता है लाइट रे का, केवल पैरेलली शिफ्टिंग करता है, यही फिनोमेना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, हम इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। जो हमें लेटरल का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ लाइट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट व्हेन अ लाइट रे पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब, व्हेन अ लाइट रे passes through a glass slab, okay, then the emergent ray is क्या है, emergent ray is parallel to the incident ray produced forward but laterally displaced from it और parallelly shifted from it, है ना। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ओके, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स पे तो डिपेंड करेगा ही। तो चलिए देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। तो पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहली चीज़ क्या हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाएंगे, यानी इसको हम और ऐसे बेंड करते जाएंगे, तो क्या होगा, रे ये आपकी जो इंसिडेंट रे ये और ऐसे दूर होती जाएगी, इसको जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे दूर होते जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमारा जितना ज़्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी लाइट जितना ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट उतनी ही ज़्यादा हमारी बेंड होती जाएगी, ठीक है, क्लियर, उतनी ही ज़्यादा शिफ्ट होती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ म्यू जितना ज़्यादा होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट थिंग इज थिकनेस ऑफ ग्लास। थिकनेस ऑफ ग्लास इंक्रीज करेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। ओके, थिकनेस ऑफ ग्लास ज़्यादा हुआ तो शिफ्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा हो गई, है ना। जब शिफ्टिंग उतनी ज़्यादा हुई दैट मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा हो गया, क्लियर। एंड द लास्ट थिंग इज दैट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर लाइट के लिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वायलेट कलर के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है, वायलेट कलर के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा क्या होगा, वायलेट कलर लाइट के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वायलेट कलर लाइट के लिए। वाई, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है। तो वेवलेंथ इसकी जो होती है वो मिनिमम होती है। जब वेवलेंथ कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, और वायलेट कलर लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है और इसीलिए उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर, थैंक यू।